कंटिन्यूइंग और मॉक टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 से अब हम स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश का पोर्शन हमने पार्ट 1 के अंदर किया था। सो द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मेस्मराइजिंग। सो मेस्मराइजिंग होता है किसी भी ऐसी चीज को आप कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा आई कैचिंग होती है, या आप ये कह सकते हो कि ऐसी चीज को भी मेस्मराइजिंग कहते हैं कि जिसको देखने का आपका दिल करता है, या जिसको के ऊपर अगर आपकी नजर पड़ती है तो उसके ऊपर नजर पड़ने से आपको वो अच्छी लगती है। ठीक है, उसमें अट्रैक्शन जो है वो होती है। अब इसमें से जो ऑप्शंस बनते हैं वो डल का ऑप्शन बनता है, क्योंकि डल एक ऐसी चीज है कि जो बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग नहीं है या अनअट्रैक्टिव होती है। ठीक है, क्योंकि मेस्मराइजिंग का जो मीनिंग है दैट इज अट्रैक्टिव। सो अट्रैक्टिव हो जाएगी कोई कोई होगी कोई चीज, तो आप सब कहोगे कि वेरी मेस्मर इट वाज मेस्मराइजिंग। ठीक है, सो ही हैड द मोस्ट मेस्मराइजिंग ब्लू आईज, इस तरह से अगर कोई किसी को कहता है तो ये मेस्मराइजिंग का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। द सनसेट इज अ मेस्मराइजिंग सीन फॉर मी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो अट्रैक्टिव को कहते हैं, आप मेस्मराइजिंग कहते हैं। तो डल का मतलब क्या है कि जो चीज अट्रैक्टिव नहीं है। क्यूरेटर, क्यूरेटर उस शख्स को कहते हैं जब आप म्यूजियम में जाते हो तो म्यूजियम का जो केयर टेकर होता है उसको आप क्यूरेटर कहते हो। किसी लाइब्रेरी का जो केयर टेकर है, वैसे तो वो लाइब्रेरियन होता है बट क्यूरेटर्स म्यूजियम के होते हैं। सो केयर टेकर को कहते हैं जो उसका ख्याल रखने वाला होता है। तो इसका ऑप्शन सिनोनिम क्योंकि बताना है इसका, तो उसका ऑप्शन होगा कस्टोडियन। कस्टोडियन भी वही होता है जो कि उसका रखवाला होता है, उसका ख्याल करने वाला होता है। यहाँ पे टाइपो हुआ है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी प्ले गिटार व्हेन द फोन रैंग। तो इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, शी वॉज प्लेइंग गिटार व्हेन द फोन रैंग। सो शी वॉज प्लेइंग गिटार व्हेन द फोन रैंग। सो शी वॉज प्लेइंग गिटार व्हेन द फोन रैंग। सो वॉज प्लेइंग आएगा कि जब फोन बजा तो वो गिटार बजा रही थी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। अब अक्सर पेपर के अंदर, जैबिस के अंदर, आईओबीएम के अंदर, बैरिया के अंदर भी इवन ऐसा समटाइम हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जिसमें दो वर्ड्स आपने इंसर्ट करने होते हैं जिनको आप जो है प्रोनाउंस सेम तरीके से करते हो। समटाइम्स उनकी मीनिंग का डिफरेंस होता है, समटाइम्स उनकी यूजेज का डिफरेंस होता है। ठीक है, सो मैं आपको ये बता दूं कि एडवाइस और एडवाइस का डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सो एडवाइस जो सी के साथ मेंशन होता है, इसका मतलब होता है कि किसी को जो भी आप गाइडेंस देते हैं, या आप इसको ये कहेंगे कि जो भी आप किसी को रिकमेंडेशन देते हैं, यानी आप किसी को गाइड कर रहे हो या रिकमेंडेशन दे रहे हो, तो ये चीज़ जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, एडवाइस सी के साथ। इसको रिकमेंडेशन भी मैं साथ मेंशन कर देता हूँ। सो रिकमेंड करना किसी चीज़ को या रिकमेंडेशन देना। ठीक है जी। जो एस के साथ एडवाइस होता है, ठीक है, ये कोई अगर हैपनिंग हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, उसके ऊपर आप जो किसी को गाइडलाइन देते हो, ठीक है, उसके ऊपर जो आप किसी को रिकमेंडेशन देते हो, वो एडवाइस होती है। इवन जो डॉक्टर भी आपको एडवाइस देता है वो ये वाली एडवाइस होती है। क्योंकि डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हैं, आपकी बीमारी के सिम्टम्स को देखते हैं, आपकी कंडीशन को देखते हैं, उसके मुताबिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात हो गई है और गली में बच्चे खेल रहे हैं या किसी पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, आई एडवाइज देम टू गो होम। सो वहां पे भी एस वाला एडवाइस आएगा, क्योंकि बिकॉज कोर्स ऑफ एक्शन है। ये जो एडवाइस है इसमें ऑल्दो दोनों के अंदर रिकमेंड किया जा रहा है, चीजों को गाइड किया जा रहा है, बट इसके अंदर कोई ना कोई कोर्स ऑफ एक्शन इन्वॉल्व होता है, कोई रीजन इन्वॉल्व होती है। आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को बताया कि मुझे ये बीमारी है, या मुझे ये तकलीफ है, उसने जो आपको एडवाइस किया है, रिकमेंड किया है, वो उस कोर्स ऑफ एक्शन पे किया, आपकी उस हेल्थ कंडीशन के ऊपर किया, आपकी बीमारी के सिम्टम्स के ऊपर किया। तो ये एडवाइस और ये एडवाइस के अंदर ये डिफरेंस होता है। शी गेव मी अ गुड डैश एंड आई डिसाइडेड टू टेक हर सीरियसली। ठीक है, सो दोनों में ही एडवाइस एडवाइस आएगा कि उसने मुझे एक अच्छी रिकमेंडेशन दी और मैंने उसकी रिकमेंडेशन को सीरियसली जो है वो लिया है, सीरियसली मैंने उसकी बात को लिया है। सो ये एडवाइस कब आएगा, जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है सड़क के ऊपर, तो आई एडवाइज देम टू कॉल द पुलिस। तो वहां पे एस वाला एडवाइस आएगा। ठीक है, सो दोनों ऑल्दो रिकमेंडेशन है बट कोर्स ऑफ एक्शन का डिफरेंस होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव नोन हिम डैश 5 years सिंस फॉर फ्रॉम अबाउट। सो आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। देखिए, अगर तो होता ना कि आई हैव नोन हिम सिंस 2021, तो फिर सिंस आना था, यानी मैं इसको 2021 से जानता हूँ, तो फिर सिंस आना था। आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 5 weeks। तो यहाँ पे फॉर आएगा, सिंस नहीं आएगा। तो सिंस और फॉर भी यूजुअली पेपर के अंदर होते हैं। ठीक है जी। मेटाफर, हिज वर्ड्स वर अ डबल एज स्वॉर्ड कटिंग डीप।
मेटाफर क्या होता है कि जब आप किसी एक चीज को बिल्कुल दूसरी चीज कह देते हो, ठीक है, उसके जैसा नहीं कहते हो। सिमिली के अंदर तो आप जो है ना हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, जिस तरह एज हो गया, लाइक हो गया, कि वहां पे वो सिमिली कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि एज ब्राइट एज अ डायमंड, तो वो सिमिली है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि लाइक का वर्ड मैं यूज नहीं करता, या एज का वर्ड यूज नहीं करता, मैं कहता कि ही इज अ डायमंड, तो वो मेटाफर है। तो यहाँ पे भी यही है कि हिज वर्ड्स वर अ डबल एज स्वॉर्ड, उसके बातें जो थी वो बहुत ज्यादा एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह जो है वो असर अंदाज हो रही थी, किसी के दिल को जो है वो इफेक्ट कर रही थी, किसी की बात को इफेक्ट कर रही थी, तो कटिंग डीप। तो मेटाफर यहाँ पे आएगा, इट्स अ मेटाफर, इट्स नॉट अ सिमिली। Choose the correct form of verb to complete the sentence. By the time they arrived, we dash finished the dinner. We have finished, we finished, we had finished, we are finishing. So by the time they arrived, we had finished dinner. So correct form, correct option choose करना है आपने। Again, since का use है, so she has been working here since 2010. तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पास टाइम लाइन गिवन होगी और ईयर्स के फॉर्म में, या टाइम जब वीक की फॉर्म में टाइम नहीं होगा, तो फिर आप सिंस यूज करोगे। इन अदर वर्ड्स, इन अदर केस फिर आप फॉर यूज करोगे। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस 5 o'clock, तो तभी सिंस आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर द लास्ट 2 आवर्स, तो फिर फॉर आएगा, ठीक है। तो जब भी टाइम या डेट मेंशन होगी तो सेंस आता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, देन इट विल कंप्लीट और इंग्लिश सेक्शन। रिमेंबर जैबिस के इंट्रेंस टेस्ट के अंदर यू विल बी हैविंग 30 क्वेश्चंस। 30% पेपर जो होगा वो आपका इंग्लिश सेक्शन में से होता है, रिगार्डलेस कि आप जिस मर्जी जो है वट्स एवर आप प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते ही होते हैं। 20 आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स के होते हैं, राइट, जो हमने पार्ट 1 के अंदर किया। एंड 30 आपके पास क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। एंड 20 क्वेश्चन आपके पास आईक्यू से होते हैं। सो ये 30% की इंग्लिश, 20% का बेसिक मैथमेटिक्स एंड 20% का आईक्यू, यानी ये 70 क्वेश्चन कॉमन है। यस, 30% सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्टूडेंट इज अप्लाइंग इन कंप्यूटर साइंसेज का डिपार्टमेंट, या एआई या सीएस का डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहा है, प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है, तो 30% सब्जेक्ट कंप्यूटर्स का होगा। अगर कोई साइकोलॉजी वगैरह में, सोशल साइंसेज में कर रहा है, तो सोशल साइंसेज से रिलेटेड बड़े बेसिक से 30 क्वेश्चन होंगे। सो एंड ऑन सो फोर्थ, इस तरह की चीजें होती हैं। तो बाकी 70% पेपर सेम है। और अगर आईओबीएम की बात की जाए, तो वहां पे तो यही 70% पेपर जो है वो 100% पेपर के ऊपर इलोंगेट हुआ है। सिर्फ यस, उसके अंदर एक जो एक्स्ट्रा सेक्शन है वो जनरल नॉलेज का सेक्शन आ जाता है। सो कमिंग बैक, क्वेश्चन नंबर 29, ही डैश द इंपॉर्टेंस ऑफ द हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस। एम्फसाइजेज द, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, सो एम्फसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस। एम्फसाइज का मतलब होता है किसी भी बात के ऊपर जोर देना, किसी भी बात को समझाने की कोशिश करना। Select the correct option to complete the sentence. Choose the correct conjunction to complete the sentence. तो यहाँ पे आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है, नहीं कंजंक्शन ऐड करनी है। कंजंक्शन क्या करती है? दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करती है। शी वांटेड टू गो फॉर अ वॉक, डैश इट वाज रेनिंग हेविली। शी वांटेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट वाज रेनिंग हेविली। वो वॉक के लिए जाना चाहती थी, बट बहुत ज्यादा शदीद जो है वो बारिश हो रही थी। So here compiles our English section. Now let us now move on to the IQ section of our paper. इंटरेस्ट है, मैंने आपको बताया जैसे कि 20% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पास IQ के सेक्शन के अंदर होते हैं। एंड दे इंक्लूड सीरीज, दे इंक्लूड आपके पास जो है वो डिफरेंट चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप निकालना आ सकता है, आपके पास डायरेक्शंस आ सकती हैं, आपके पास जो है वो कुछ क्वेश्चंस बीच में जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड होते हैं। तो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो सीरीज के साथ और जीके के साथ रिलेट करेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, द आईफल टावर इज, सो द आईफल टावर इज लोकेटेड इन पेरिस। बड़ा फेमस है ये, ठीक है। अब द करंट ईयर हिजरी ईयर इज, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। तो अभी तो जो करंट हिजरी हमारे पास चल रही है वो 1446 चल रहा है ईयर, ठीक है। तो जब आप पेपर दे रहे होंगे, अगर कोई फ्यूचर में ये वीडियो देखेगा, तो अपना जो ईयर है ना वही ऐड करना है, क्योंकि ये पेपर लास्ट ईयर से आया है। तो लास्ट ईयर के अंदर जब ये था राउंड 1, जब लास्ट ईयर हुआ होगा, तो 1445 सॉरी जो हिजरी जो है वो चल रहा होगा। सो जो अभी करंट हिजरी ईयर है हमारे पास, ठीक है ना जी, दैट इज 1446। ये वजह है कि मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया कि अगर ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ कभी अगर यूट्यूब पे, तो पता होना चाहिए कि क्या ईयर चल रहा है। ये ना हो कि कोई फ्यूचर के अंदर भी बैठ के ये कह रहा हो कि जी 1446 ही चल रहा है। तो अभी करंटली जो हिजरी ईयर चल रहा है 1446 है। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज नोन एज, सो द डीपेस्ट ओशन का जो पॉइंट है दैट इज नोन एज मरीना ट्रेंच, ठीक है। यानी ओशन की जो गहराई है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज
दिस पॉइंट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि डीपेस्ट ओशन दुनिया का कौन सा है, सो डीपेस्ट ओशन तो दुनिया में पैसिफिक ओशन है, राइट। बट उसके अंदर वो जो पॉइंट जो कि सबसे डीपेस्ट है, जिस पॉइंट को, उस पॉइंट को आप मरीना ट्रेंच कहते हो। अगेन पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट बॉर्डर्स आर बिटवीन, सो दुनिया के जो सबसे बड़े बॉर्डर्स हैं वो शेयर करते हैं यूएसए एंड कनाडा आपस में। मार्स इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट, रेड प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट। तो मार्स की सरफेस के ऊपर जो है ना वो लेड ऑक्साइड बहुत ज्यादा पाया जाता है। दिस इज वाई इट्स नोन एज, उसका सरफेस रेड सा लगता है और उसको आप रेड प्लैनेट जो है वो कहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन हेग। सो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो सिटी ऑफ हेग के अंदर है। सीरीज के क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ज्यादा होंगे एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, मीडियोकर होते हैं। इजी टू मीडियोकर यूजुअली सीरीज होती हैं पेपर में। मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में करवाई भी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, 2 4 8 16 सो ऑन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप पैटर्न देखोगे तो एवरी नंबर इज गेटिंग डबल, ठीक है। सो पहले 2 है, 2 से वो 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ। तो अब जब 16 भी इंटू 2 हो जाएगा तो it will become 32. So this is why 32 is the answer. So next series is also easy, but it's an alphabetical series, A, C, E, F, E, G and so on. So what is happening here is कि आपके पास एक वर्ड, एक अल्फाबेट के जो नेक्स्ट अल्फाबेट है उसको आप जो है वो मिस कर रहे हैं, उसको सीरीज के अंदर से आपने ड्रॉप कर दिया। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ तक इनफ है क्योंकि जी से आगे मैंने जाना है। तो अगर आप देखो तो बी मिस्ड है, फिर सी है, देन अगेन डी मिस्ड है, ई है सीरीज के अंदर, एफ मिस्ड है, जी है सीरीज के अंदर, तो एच मिस होगा तो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास आई। सो द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज विल बी आई। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, एक और सीक्वेंस है जिसको मैं दोबारा यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। पहले 5 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 17 है एंड उसके बाद जो है वो आगे आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट क्या आएगा सीक्वेंस के अंदर। तो अगर आप इस पर गौर करें तो एवरी टर्म इज एडेड 4, ठीक है। उसके अंदर जो है ना इन एवरी टर्म 4 इज एडेड अप और फिर नेक्स्ट टर्म आ रही है और फिर अगेन नेक्स्ट टर्म के अंदर 4 इज अगेन एडेड अप। तो 5 में 9 ऐड हुआ, 5 में 4 ऐड हुआ, 9 आ गया, 9 में 4 ऐड हुआ, 13 हो गया, 13 में 4 ऐड हुआ, 17 हो रहा है। सो इसका मतलब है आगे भी अब 4 ही ऐड होगा। 17 में 4 जब आप ऐड करेंगे सो इट विल बिकम 21। अगेन जी अल्फाबेटिकल सीरीज आ गई है, जी एक्स वी वाई टी। सो ये रिवर्स में चल रहा है एंड ऑप्शन आपके पास क्योंकि पी क्यू आर तक है तो मैं यहाँ से राइट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्विक वे है, इजी वे है टाइम सेव करने का कि आप जहाँ से ऑप्शन गिवन है ना वहां से चीजों को ऐड कर लो। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, मैं पहले किसी को भी मिस नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा कि हो रहा क्या है। अच्छा जी अब रिवर्स में सीरीज चल रही है, यानी जी से यूं चल रही है, जी है, वाई को मिस किया गया है, एक्स है, फिर डब्ल्यू को अगेन ड्रॉप कर दिया गया है, वी को पिक किया गया है, यू को अगेन ड्रॉप कर दिया है, टी को पिक किया, तो अब एस को ड्रॉप कर देंगे, आर को पिक करेंगे। तो दिस इज वाई नेक्स्ट टर्म जब एस आर आएगी तो कंप्लीट एबीसी लिखने की जरूरत नहीं है, जहां तक कि ऑप्शन गिवन है वहां तक का उसको पिकअप किया और क्विकली जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये चीजें आपके पास बाकी यूनिवर्सिटी में भी होती हैं और टाइम कंस्ट्रेंट होता है, टाइम को बचाना होता है। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न, सो पैटर्न क्या है हमारे पास, पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है मेरे पास, फिर 16 है एंड आगे पूछा गया कि हो रहा क्या है। अगर मैं गौर करूं तो 1 से 4 पे जाने के लिए 3 ऐड हुआ है, ठीक है। 4 से 9 पे जाने के लिए 5 ऐड हुआ है, फिर 9 से 16 पे जाने के लिए 7 ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ऑड नंबर्स हैं वो ऐड होते जा रहे हैं हर नंबर में और अगला नंबर जनरेट हो रहा है। 1 के बाद ऑड नंबर 3 था, उसमें 3 ऐड हुआ तो 4 आ गया, राइट। यहाँ पे ये 4 आ गया। अब 3 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो 5 था, तो 4 में 5 ऐड हुआ तो 9 आ गया। 5 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर था वो 7 था, तो 9 में 7 ऐड हुआ, 16 आ गया। अब 16 के बाद 7 से जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो ऐड होगा, तो 7 के बाद जो ऑड नंबर है वो 9 है। सो दिस इज वाई 16 में जब आप 9 ऐड कीजिएगा तो ये 25 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इज 25। अगेन जी हमारे पास एक अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है, JLNP है, देखते हैं क्रैक कर लेते हैं, एबीसी को मेंशन कर लेते हैं। अगेन अब जहां से ऑप्शन है और जहां तक ऑप्शन है वहां तक चलते हैं। तो JKLMNOPQRSTU, यहाँ तक काफी है। अब देखना पड़ेगा अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पे फिर उसने क्या किया हुआ है कि अगेन वही काम किया हुआ है जो उसने पिछली सीरीज के अंदर भी किया हुआ था, कि उसने एक अल्फाबेट को पिक किया, फिर नेक्स्ट अल्फाबेट को ड्रॉप कर दिया, फिर नेक्स्ट को पिक किया, फिर उससे अगला ड्रॉप कर दिया, फिर नेक्स्ट को पिक किया, फिर उससे अगला ड्रॉप कर दिया। पी को पिक किया हुआ है तो क्यू को ड्रॉप करके आर ऐड करेगा अगेन, तो इसका आंसर भी हमारे पास आर ही बनता है, टी क्यू मेंशन किया हुआ है। सो G J K L
तो जे के बाद एल है, तो के मिस्ड है। एल के बाद एम है, तो एम को मिस किया गया, एन है। अच्छा ओ नहीं है, ओ नहीं है बीच में, ठीक है। और पी है, तो पी के बाद एक मिस होगा क्यू, क्यू के बाद आर आएगा, टी नहीं आएगा। सो इसने क्या किया हुआ है कि पी के बाद हमारे पास क्यू मिस हो जाएगा तो आर आएगा, और फिर एस को आर आ जाएगा, ठीक है। सो आर के बाद एस को आप मिस करोगे तो टी आएगा, तो आर के बाद अगला टी था, ये वाला आर ही है। सो दिस इज वाई यहाँ पे ऑप्शन आर ही आएगा। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर, ये तो बहुत इजी सीरीज बीच में आ गई है। बीच में ऐसे कुछ आ जाते हैं जो बहुत सुपर इजी होते हैं, 10 20 30 40, तो 40 के बाद नेक्स्ट जो है वो नजर आ रहा है कि 50 है। अच्छा जी, अब कह रहे हैं कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन पेयर्स, इन पेयर्स में से आपने ऑड वन आउट को जो है वो डिस्कार्ड करना है, उसको निकालना है। 5:15 है, 24:70 है, 33:99 है, 1:1:363 है, 1:3 है। अब अगर आप देखिए तो हर पहला नंबर का 3 टाइम्स मल्टीपल है नेक्स्ट नंबर, यानी आप अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो 15 आता है। अगेन 33 को आप 99 को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो 99 आता है। यहाँ की अगर बात करेंगे तो 1 to 1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 363 आता है, 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 आता है। सिर्फ ये चीज़ यहाँ पे ऑड है, क्योंकि अगर आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 70 नहीं आता, 72 आता है। तो ये वजह है कि दिस इज ऑड। तो ये जो सीक्वेंस है आपके पास यहाँ पे क्या है, ये सीक्वेंस ऑड है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है जी, कह रहे जी मिस्टर उस्मान वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड द साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ। लीव द क्वेश्चन फर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जो कि जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी, आप क्वेश्चन को भूल जाइए, पहले इस कॉन्सेप्ट को देखिए। देखिए जब भी आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन आए, जैबिस के टेस्ट का हम मॉक कर रहे हैं, चाहे जिस जगह पे भी आ जाए, आप किसी जॉब के लिए टेस्ट दे रहे हो, किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, अगर आपके पास, याद रखिएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी है। वो ये है कि आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कीजिएगा, एंड वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने इस तरह से ड्रॉ करना है कि आपके टॉप पे नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। हमेशा अपने टॉप वाले एरो के ऊपर आपने नॉर्थ पोल एक क्रॉस बनाना है, क्रॉस बना के टॉप पे आपने नॉर्थ पोल लेना है, एंड हमेशा आपके राइट हैंड साइड पे आपने ईस्ट लेना है। सो टॉप पे नॉर्थ, राइट हैंड साइड पे हमेशा आपने ईस्ट ले लेना है। सो ईस्ट के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ आ जाएगा। तो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया, ठीक है। सो नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ आ जाएगा एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, वैसे तो मैंने आपके समझाने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे ड्रॉ किया हुआ है, बट इसको मैं अगेन ड्रॉ करके बता देता हूँ। मिस्टर उस्मान वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। सो ये साउथ है, ये मेरे पास, सॉरी ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये मेरे पास नॉर्थ है ऊपर, नीचे मेरे पास साउथ है, फिर ईस्ट है राइट हैंड साइड पे, और फिर वेस्ट है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपने ड्रॉ करना है। उस्मान ने जहाँ से पॉइंट स्टार्ट लिया है तो शुरू में वो 5 किलोमीटर साउथ गया है, तो साउथ तो नीचे की तरफ बन रहा है, सो 5 किलोमीटर वो साउथ की तरफ गया है। देन टर्न्स टू द राइट, अब उसकी उसका फेस इस तरफ है ना, वो ये जगह को फेस कर रहा है, इस पॉइंट को फेस कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अपने आप को खड़ा करके इमेजिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट हैंड यहाँ पे बनता है, यहाँ पे नहीं बनता। तो वो अपने राइट की तरफ गया है। तो अपने राइट की तरफ मुड़ने का मतलब ये है कि वो वेस्ट की तरफ मुड़ा है। अब कह रहा है कि 3 किलोमीटर गया, और 3 किलोमीटर जाने के बाद वो अपने लेफ्ट में मुड़ा, तो अगेन अब वो इस तरफ फेस कर रहा है, जब वो इस तरफ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट ये साइड बनती है, वो अपने लेफ्ट में मुड़ गया। लेफ्ट में मुड़ के फिर दोबारा 5 किलोमीटर चला गया, पूछ रहा है कि क्या डायरेक्शन है उसकी, तो दोबारा वो साउथ में ही आ गया ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले ड्रॉ कर लेना, इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। नीचे मैंने नीट भी इसको ड्रॉ किया हुआ है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स, पार्सले बेसिल दिल मायोनीज। सो पार्सले बेसिल दिल ये सारे के सारे हर्ब्स हैं, ठीक है। मायोनीज हर्ब नहीं होती है, लिक्विड फॉर्म में हम इसको खुद प्रोड्यूस करते हैं नेचुरली, तो हर्ब्स जो हैं वो गाए जाते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स, ट्यूलिप रोज बड डेजी। सो ये सारे के सारे नेम्स ऑफ फ्लावर्स हैं। बड जो होता है वो क्या होती है, कली होती है, अभी जब तक वो फ्लावर अब ब्लूम नहीं करता, तो जिस सिचुएशन में होता है, जिस कंडीशन में होता है, उसको आप बड कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन वैसे मैथमेटिक्स के अंदर पोर्शन में भी हो सकते हैं, आईक्यू के अंदर यूजुअली कम होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको आईक्यू में ऐड कर दिया। मैरी इज 3 times एज ओल्ड एज हर डॉटर Lucy. In 6 years, Mary will twice as old as Lucy. How old are they currently? तो क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो पीछे से वाटर मार्क आ रहा है उसके साथ कंफ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाए। तो क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं कि मैरी की जो एज है वो अपनी डॉटर की 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ओल्ड है। सो 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 का मल्टीपल है। सो मैरी की जो एज है वो लूसी की एज का, डॉटर का नेम क्या है, लूसी है,
तो मैं क्या करता हूँ कि मैरी की एज जो है ना वो 3 टाइम्स द एज ऑफ लूसी है, ये उसने कह दिया। इन 6 ईयर्स, कहते हैं 6 सालों के बाद मैरी विल बिकम, मैरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज लूसी। 6 सालों के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 सालों के बाद जो लूसी की एज होगी, मैरी जो है वो उस एज का क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो अभी मैंने क्या किया था कि मैरी की एज को एम से रिप्रेजेंट किया, लूसी की एज को एल से रिप्रेजेंट किया, और एक इक्वेशन ये बना ली जो कि पेपर में गिवन है कंडीशन, सॉरी क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, जिसमें ये कहा गया है कि मैरी अपनी डॉटर की एज का 3 टाइम है। सो मैरी अपनी डॉटर लूसी की एज का 3 टाइम है, तो एक रिलेशनशिप ये बन गया। अभी मैरी की एज एम है, तो 6 ईयर्स के बाद मैरी की एज M+6 हो जाएगी, एंड 6 ईयर्स के बाद लूसी की जो एज हो जाएगी वो L+6 हो जाएगी। अब 6 ईयर्स के बाद जो उनका रिलेशनशिप है वो ये है कि इन 6 ईयर्स मैरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज लूसी। सो मैरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी लूसी की एज का। तो अगर अगर अभी मैरी की एज एम थी, 6 सालों के बाद M+6 है, लूसी की एज अभी L है, और तो 6 ईयर्स के बाद L+6 है। लेकिन 6 ईयर्स के बाद वो ट्रिपल नहीं रहेगी बल्कि डबल हो जाएगी। और हमसे अभी की करंट एजेस पूछी गई हैं, यहाँ की एजेस पूछी गई हैं कि ये मदर और डॉटर की एज करंटली अभी क्या है। ठीक है, सो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। मैरी +6 आ जाएगा, सो 2 × L +12 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, M-2L एक तरफ कर लिया, 12 - 6 कर लोगे आप, 6 आ जाएगा। तो M-2L आ गया। दो इक्वेशंस आ गई हैं मेरे पास, एक में M = 3L है और एक में M-2L = 6 है। अगर आप चाहो तो यहाँ से M की वैल्यू प्लग इन कर लेते हैं। सो M की वैल्यू क्या है, 3L है, तो M की जगह पे 3L पुट कर दिया, 3L - 2L = 6 हो गया। एल लूसी की एज जो है वो 6 ईयर्स आ गई। सो लूसी जो है वो 6 ईयर्स की है। इसमें प्लग इन करके आप मैरी की एज भी निकाल लीजिएगा, 3 × 6 18 आ जाएगी। उज़मा इज 15 ईयर्स ओल्ड, उज़मा की जो एज है 15 ईयर्स है। अस्मा इज 1/3 ओल्डर देन उज़मा। उज़मा की एग्जैक्टली एज आपको गिवन है, तो मैं उसको डायरेक्टली पुट कर लेता हूँ कि उज़मा जो है वो 15 ईयर्स की है। अस्मा 1/3 बड़ी है उज़मा से, अस्मा उज़मा से 1/3 एज में ज्यादा है। तो अगर उज़मा की एज 15 है तो उज़मा की एज का 1/3 क्या बनेगा, 15 × 1/3। 15 × 1/3 करेंगे आप तो 5 आ जाएगा। अब अगेन वापस आते हैं, उस्मा 15 साल की है, अस्मा उनसे 1/3 बड़ी है। तो अस्मा 1/3 बड़ी होने का मतलब यह है कि 1/3, आप उस्मा की एज का 1/3 निकालो तो 5 ईयर्स बनता है। सो अस्मा की एज क्या है, तो अस्मा की एज 5 ईयर्स ज्यादा है, सो 15 + 5 हो जाएगा 20। तो अस्मा जो है वो 20 ईयर्स की है। पर हमने अस्मा की एज ही निकालनी। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, कह रहे हैं हाउ मेनी ईयर्स अगो वॉज अस्मा ट्वाइस एज ओल्ड एज उस्मा। कितने सालों पहले अस्मा जो थी वो, उनकी एज डबल थी, ट्वाइस थी उस्मा की एज से। तो आपके पास ऑप्शन वहां पे डेफिनेटली गिवन होंगे, मैंने ऑप्शन नहीं ऐड किए, बस चले हम ऑप्शन को ऐड कर लेते हैं। 5 है, 10 है, 15 है, लेट्स से, एंड नन ऑफ दीज है। सो आप पहले 5 ईयर्स पहले जाके देख लो। सो 5 ईयर्स पहले जब आप माइनस करोगे एज, तो अभी उस्मा अगर 15 की है तो 5 ईयर्स पहले ये 10 की होंगी, और अस्मा जो है वो 15 ईयर्स की होंगी। नहीं, डबल तो नहीं है, ये चॉइस नहीं है। दूसरी चॉइस को देख लेते हैं। तो दूसरी चॉइस क्या है कि अगर अभी उज़मा 15 ईयर्स की है तो 10 उसमें से माइनस करो तो तब उज़मा 5 साल की थी, एंड अस्मा की एज अभी 20 है, उसमें से 10 माइनस करो तो तब अस्मा जो है वो 10 ईयर्स की थी। तो तब यस, 10 साल पहले वो दोनों एक दूसरे की एजेस का डबल, उस उज़मा जो थी वो अस्मा की एज का डबल थी। सो 10 ईयर्स अगो इज द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितने साल पहले अस्मा जो थी वो उज़मा की एज का डबल थी। रिलेशनशिप का एक आध क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं जैबिस के टेस्ट में, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इनको भी फाइंड आउट करना कोई मसला नहीं होता, तो इसलिए मैंने करवा दिया ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो किसी भी स्टूडेंट का आप में से गिला मत रहे। तो जारा टोल्ड सारा, जारा ने सारा को बताया, द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother। So जारा ये बात सारा को बता रही है कि जो यंगेस्ट डॉटर, मुझे जो कल लड़की बीच पे मिली थी वो यंगेस्ट डॉटर है, सबसे छोटी बेटी है, ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू जाराज फ्रेंड। सो जारा की फ्रेंड से उस लड़की का क्या रिलेशनशिप है। अब देखिए यहाँ पे जारा सारा को बात बता रही है, सारा को सिर्फ बात बताई जा रही है, सारा का किसी से रिलेशनशिप नहीं पूछा जा रहा, इसलिए मैं सारा को तो निकाल देता हूँ। तो जारा ने सिर्फ सारा को बताया है, ये वजह है कि मैंने सारा को निकाल दिया। अब जारा ने क्या बताया, जारा ने बताया कि मुझे एक लड़की मिली है। सो आप ड्रॉ कर लेंगे इनको, सॉल्व कैसे करना है रिलेशनशिप के क्वेश्चन को, आपने ड्रॉ कर लेना है। जारा ने सारा को ये बताया था कि मुझे एक लड़की मिली थी बीच पे, वो कौन थी, वो द यंगेस्ट डॉटर, वो यंगेस्ट डॉटर थी ऑफ द ब्रदर इन लॉ, किसकी, ब्रदर इन लॉ की, ब्रदर इन लॉ की
ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। अब वो मदर किसकी है? जारा की फ्रेंड की मदर है। सो रिलेशनशिप तो जारा का अपनी फ्रेंड के साथ होगा। सो जारा की फ्रेंड की मदर के जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो लड़की जो थी इनकी यंगेस्ट डॉटर है। ठीक है जी, वो इनकी यंगेस्ट डॉटर है। समझे बात को? तो जारा ने सारा को ये बताया कि जो लड़की मुझे बीच में मिली थी, वो मेरी दोस्त की मदर की के जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी सबसे छोटी बेटी थी। सो एक खातून का जो ब्रदर इन लॉ है, उसकी बेटी की वो आंटी होगी। ठीक है ना, एक खातून है, ये जो मदर है, ठीक है, इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, ये जो उनकी बेटी है, ये खातून जो है, जो जारा की फ्रेंड की मदर है, उनके साथ हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, तो ये उसकी आंटी हैं। अगर जो फ्रेंड है, उसकी वालदा अगर एक लड़की की आंटी है, तो वो उसकी कजन होगी। तो जारा की फ्रेंड की क्या है? कजन है। सो दिस इज हाउ आप रिवर्स में ड्रॉ कर लोगे रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को, एंड चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो आप एस्टैब्लिश करोगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द आईक्यू सेक्शन। आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बताया कि 30% क्वेश्चन आपके पास सब्जेक्ट्स में से होते हैं। सो 30% अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंप्यूटर्स के, जो कि पास पेपर्स में से और स्मॉक में मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। So now let us solve the computer section of the mock paper। देखिए, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर में अप्लाई करेंगे, 30% कंटेंट उनके पास जेबिस के टेस्ट में फ्रॉम द कंप्यूटर सेक्शन जो है वो क्वेश्चन जो है वो ऐड किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? सो फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कह रहे हैं जी, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। सो बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में लेके जाने के लिए आप क्या करोगे? सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करोगे एवरी गिवन बाइनरी नंबर को। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। सो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 करेंगे, एंड राइट साइड से आप इनके ऊपर पावर्स लगाओगे, 0, 1, 2 एंड 3। सो 1 इंटू 2 का क्यूब, 1 इंटू 2 का क्यूब, 1 इंटू 8, 8 हो जाएगा। 1 इंटू 2 का 4 इज 4, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। 1 इंटू 2 इज 2 हो जाएगा। 0 इंटू 1 इज 0 हो जाएगा। तो द आंसर विल बी 14। सो आंसर जो है वो आपके पास 14 आ जाएगा डेसिमल में। नेक्स्ट में कह रहा है जी, डेसिमल को कन्वर्ट करो बाइनरी में। सो डेसिमल को बाइनरी में लेके जाने के लिए आप 2 के टेबल से डिवाइड करोगे। ठीक है, सो 237 है, मैं इसको 2 के टेबल से डिवाइड करूंगा। सो 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 और 7 17 है। अब 2 8 जा 16 है, 17 में से 16 गया तो 1 बचा। अब अगेन मेरे पास 2 आ जाएगा। सो 2 जब ये आएगा, सो 2 5 जा, आपके पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सो 2 5 जा 10 आ गया। 1 बचा, 1 एंड 8 18 है। सो 5 9 जा 18, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0 है। तो दिस इज वाई यहाँ पे 0 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। अब जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4 है, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 और 9 19 है। सो 2 9 जा 18 होता है, 8 19 में से 8 गया, अगेन 1 बचा। अब अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। सो 2 14 जा 28 होता है। सो 29 में से 28 गया तो 1 बचा। अब 2 7 जा 14 है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 0 बचा। अगेन 2 3 जा 6 है, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। अगेन मेरे पास क्या है? 2 है। सो 2 1 जा 2 होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, हम 1 तक आ गए। ठीक है, अब आपने इसको राइट डाउन कैसे करना है कि आपने फ्रॉम दिस नंबर अपवर्ड जाना है। तो आप यहां से लिखना शुरू करेंगे, ये आएगा 1, फिर अगेन 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर ये वाला 1 है, फिर ये 0 है, और फिर ये 1 है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 1 1 0 1 1 0 1। सो दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 237। इसको सॉल्व कर दिया। कंट्रोल यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग: डाटा प्रोसेसिंग, अरिथमेटिक कैलकुलेशन, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, कंट्रोल, मेमोरी स्टोरेज। सो डाटा प्रोसेसिंग तो कंट्रोल यूनिट का काम नहीं है। अरिथमेटिक कैलकुलेशन एएलयू का काम होता है। मेमोरी स्टोरेज रजिस्टर्स का काम होता है। आपके पास जो कंट्रोल यूनिट होता है वो इंस्ट्रक्शंस को कोड एंड डिकोड कर रहा होता है, आईओ को देख रहा होता है, इनपुट आउटपुट जो आ रही है इंस्ट्रक्शन उनको देख रहा होता है। द रजिस्टर स्टोर द डाटा परमानेंटली, इंटरमीडिएट डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये मेमोरी पैक्स होते हैं विद इन द सीपीयू चिप, और ये क्या करते हैं कि जो प्रोसेसिंग के दौरान आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, बीच के रिजल्ट्स हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं। सो इंटरमीडिएट डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आ जाएगा इसका आंसर। द प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड, सो दो तरह की मेमोरीज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। एक प्राइमरी मेमोरी है। सो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपकी रैम आ जाती है, आपकी रोम आ जाती है,
ठीक है। एंड सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपकी एसएसडी आ जाती है, आपकी हार्ड ड्राइव आ जाती हैं, आपकी ऑप्टिकल डिवाइसेस जिसमें सीडी रोम वगैरह है वो आ जाता है। तो प्राइमरी रैम मेमोरी इज रैम एंड रोम। सो रैम एंड रोम इज द आंसर है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर, पांच पेपर का क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सीरियल बस है। सारे डिवाइसेस को एक ही तरीके के कनेक्टर की मदद से कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास पोर्ट डिफरेंट टाइप की बनाने का जो इशू है वो खत्म हो जाता है। अ डेटा बस कैरीज पावर सप्लाई डाटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, साउंड सिग्नल्स, एरर मैसेजेस। बहुत इजी है भाई, नाम से पता चला डेटा बस है। तो डेटा बस डेटा प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में ट्रैवल करवाती है। एड्रेस बस क्या करती है, एड्रेसेस को कैरी करती है बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, राइट। एंड कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को मूव करवा रही होती है फ्रॉम द वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन। द मोस्ट कॉस्टली नेटवर्क टोपोलॉजीज, बस, स्टार, रिंग, मैश। मैश में चूंकि वायरिंग बहुत ज्यादा होती है, हर चीज को हर एक चीज के साथ कनेक्ट किया होता है, सो मैश सबसे ज्यादा कॉस्टली है। गूगल क्रोम इज ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। सो गूगल क्रोम क्या है हमारे पास, गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। सो गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है। ठीक है जी। अच्छा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस परफॉर्म्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है, हार्डवेयर मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन करता है, डाटा एनालिसिस करता है, वेब डिजाइनिंग करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, आईओ डिवाइसेस को देख रहा होता है और इस तरीके के बहुत सारे काम करता है। विच आर द फॉलोइंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML, पाइथन, एसक्यूएल, जेपैक्स। बहुत ईजी है पाइथन जो है सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जी इसका। तो जो भी राइट आंसर बन रहा होगा उसको देख लीजिएगा, बल्कि ऑप्शन ए ही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बहुत इजी था। इन अ कंप्यूटर मेमोरी 1 GB इज इक्वल टू, देखिए 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं। तो 1 GB हैज 1024 MB, 1024 MBs होते हैं इसमें। एंड 1 MB के अंदर याद रखिएगा 1024 KBs होते हैं। एंड 1 KB के अंदर 1024 बिट्स होते हैं। तो 1024 बाइट्स होते हैं, सॉरी बिट्स कह गया हूँ, सो बाइट्स होते हैं। कैपिटल बी स्टैंड फॉर बाइट्स, 1024 बाइट्स होते हैं। Which component is used for permanent data storage? Hard disk, RAM, ROM, cache. So hard disk is used for as a permanent data storage. ठीक है। अच्छा, बाइट के बारे में मैं बता दूं, बाइट जो है वो आपके पास 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। याद रखना है आपने, बाइट्स 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। एंड बड़ा बी जहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे यहाँ पे बड़ा बी था तो बाइट्स की बात है, छोटा बी है तो बिट्स की बात है, ये याद रख लेना। और एक और बात बता दूं इससे रिलेटेड कि 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को निबल कहते हैं, निबल कहते हैं, राइट। विच सॉफ्टवेयर यूज टू ब्राउज द इंटरनेट, क्योंकि पास पेपर में से मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, ये क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है। तो ब्राउजर जो होते हैं वो इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए यूज है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, ब्राउजर नहीं है। सो इट्स अ वर्ड प्रोसेसर टूल। ठीक है। एडोब फोटोशॉप जो है ये इमेज प्रोसेसिंग टूल है। विंडोज एक्सप्लोरर जो है, ठीक है, अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हो तो वो तो एक वेब ब्राउजर है, बट विंडोज एक्सप्लोरर आपकी विंडोज की फाइल को ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ऑप्शन को देखने के लिए होता है। तो गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। The basic operations performed by a computer are input, output processing and storage, data collection and printing, downloading and uploading, copying and pasting. So जो basic इसका function है वो IO, processing and storage है। Which one is an input device? Monitor, printer, keyboard, speaker। बहुत easy है, keyboard इसमें से इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आपको आउटपुट दे रहे हैं। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस एट अ CPU। द इंटरनेट इज अ लोकल नेटवर्क, अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। यस, दिस इज द आंसर। ये तो बहुत ईजी था। MS एक्सेल इज यूज फॉर टेक्स्ट एडिटिंग, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग। तो ये स्प्रेडशीट बनाने के लिए इस्तेमाल आता है, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन करता है MS एक्सेल जो है। सो टेक्स्ट एडिटिंग टूल तो जो आप है ना वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ग्राफिक डिजाइनिंग किसी टूल की बात की जाए तो कैनवा है, एडोब फोटोशॉप है। ठीक है। अब तो आपके पास वो इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट के थ्रू कैनवा को एक्सेस करते हैं, आपके पास वो चीज़ें आती हैं। वीडियो एडिटिंग टूल्स आपके पास डिफरेंट हैं, जिसमें अगेन एडोब प्रीमियर है, उसके अलावा कैनवा तो नहीं वीडियो एडिटिंग करता, कैपकट वगैरह है। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। मोस्ट सिक्योर टाइप ऑफ नेटवर्क इज मैश टोपोलॉजी, क्योंकि उसमें कनेक्शन टू कनेक्शन कनेक्टिविटी होती है। सो मैश टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा सिक्योर होती है। इन MS वर्ड द शॉर्टकट फॉर कॉपीज, तो कॉपी की जो शॉर्टकट कमांड है वो कंट्रोल+C है। मैं बाकी कमांड भी बता देता हूँ ताकि आ जाए। सो कंट्रोल X जो है ना सिलेक्ट, कंट्रोल A जो है ना वो सिलेक्ट ऑल है। सो सारों को, सारा डाटा अगर आपने सिलेक्ट करना है तो ये सिलेक्ट ऑल की कमांड है। तो ये सिलेक्ट ऑल की कमांड है। कंट्रोल C कॉपी की कमांड है।
ठीक है। कंट्रोल एक्स जो है ये कट की कमांड है, कंट्रोल वी जो है ये पेस्ट की कमांड है। ये किसकी कमांड है? पेस्ट की कमांड है। इन कंप्यूटिंग बायोस स्टैंड्स फॉर बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे इसके लिए स्टैंड करता है। सो बायोस जो है वो बेसिक आईओ सिस्टम एब्रीविएशन है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। ये पहले इस तरह का भी गुजर चुका है, क्योंकि बहुत दफा आया भाई पास पेपर में ऐसी सिचुएशन। विच वन इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? रैम, कैश, मेमोरी, हार्ड डिस्क। सो प्राइमरी स्टोरेज में रैम और रोम है, सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल मेमोरीज, एसएसडीज आ जाती हैं, तो हार्ड डिस्क इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी इन कंप्यूटर? राउटर, फायरवॉल, स्विच, मॉडेम। सो फायरवॉल जो है ना अनऑथेंटिकेटेड जो एक्सेसेस होते हैं उनको रोकता है, अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, तो फायरवॉल आ गया। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। A virus that attaches itself to a document file is known as a boot virus, macro virus। इसको मैक्रो वायरस कहते हैं। ये आप कोई भी फाइल को, डॉक्यूमेंट फाइल आप कहीं से डाउनलोड करोगे या कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे, इसके साथ अटैच होता है और आपके सिस्टम के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो मॉक का पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पेपर में हेल्प आउट करेगा। फिर बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों को आपने कवर अप करके जाना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी से अच्छी हो सके। ठीक है, तो आप जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो प्रिपरेशन जो है वो कर सकें। और आंसर्स जो हैं वो क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, और यस डिफरेंट होंगे भी, बट ये एक प्रैक्टिस मटेरियल है। इसको करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ों का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और क्या नहीं है। Like, comment, and subscribe.